afternoon, all of you. And here is Mangesh Naneshwar Borkar, sir, Director Sambodhi IS Academy, Mumbai, Thane. And this is our second session for UPSC Mains Winning Strategy Program. Okay, so in that first session, we have covered from 10:30 to 12:45. In that, I have discussed with you what is a basic structure pattern of UPSC civil services examination, what are the opportunities, what is the syllabus at the prelims level and the mains level. Okay, and then my friend and my very close associate who is continuously participating into this mission of Sambodhi IS Academy to encourage students, to motivate students, and to support them through his after sharing his experiences. So Dr. Hemanta Tirpude, Provident Fund Commissioner of Solapur and Additional Charge of Kolhapur. So he also discussed with you many things which are related to administrative behavior, decision making, okay, how to work for the best of the society. So all these things we have discussed in our first session. Now this is our second session, and our topic of discussion is General Studies first paper. Okay, GS first of UPSC Civil Services Mains Examination. हम जो अभी बात करने वाले हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर होता है मेंस का, मुख्य परीक्षा का, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बेसिकली मैंने जैसे आप लोगों को कहा था फर्स्ट सेशन में ही कि जनरल स्टडीज में 4 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। उसमें एक जो है हिस्ट्री, कल्चर, वर्ड हिस्ट्री, वर्ड ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज से रिलेटेड होता है। दूसरा पेपर बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड होता है। तीसरा पेपर जो होता है वो होता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, then biodiversity, environment, internal security, etc. And the fourth paper it is related to ethics and aptitude, integrity. Okay, so ये 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स है जिसके बारे में हम ये पूरे 8 दिन तक 1 नवंबर से 8 नवंबर तक एज पर द शेड्यूल जो आपको दिया गया है उसके उस हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हम ऐसे के बारे में डिसीजन मतलब ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली रॉड्रिक सर है जो ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली इंटरव्यू में और एसेज में वगैरह। सो ही विल डिस्कस अबाउट दैट। इंग्लिश के बारे में भी वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। इंग्लिश इज अ क्वालिफाइंग पेपर। जो लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर होता है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में, लास्ट संडे को पॉसिबली। और फिर जो हमारे बाकी जो सेक्शंस है अकॉर्डिंगली हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। सो आज का जो हमारा पेपर है वो है फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, कल्चर, वर्ड हिस्ट्री भी उसमें है, ज्योग्राफी भी उसमें है, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। वी शैल डिस्कस इट ऑन टुमारो। एंड टुडे आवर कंसर्न इज इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इफ पॉसिबल सोशल इश्यूज। ध्यान में रखना कि जो 4 जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, सिंसियरली, ओके, ऐसा नहीं कि चलो टाइम पास के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में काफी सारे लोग जाते हैं, ओके, पुणे में, मुंबई में, पुणे एक बड़ा सेंटर है, ओके, या काफी सारी जगहों पे अभी मुंबई या ठाणे में भी काफी सारे स्टूडेंट्स इधर उधर ज्वाइन होते हैं। सो आपकी सिंसियरिटी और आपकी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ना, एक अच्छी मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप। मेंटरशिप अच्छी होने के बाद भी स्टूडेंट खुद अगर नहीं करते हैं तो मेंटरशिप में मतलब उसका दोष मेंटरशिप को नहीं जाता। लेकिन मेंटरशिप अच्छी नहीं है और स्टूडेंट बहुत डेडिकेटेड है
सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, बोथ दोनों चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि राइट नाउ वी स्टार्टेड सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज कॉल्ड एज मेंटरशिप प्रोग्राम, तो जिसमें काफी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हमारे गाइडेंस में अभी काम कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सक्सेस ऑल्सो। एक स्टूडेंट रिसेंटली हमारा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, सो ही हैड बीन एट दिल्ली फॉर सो मेनी इयर्स एंड नाउ ही क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ आवर मेंटरशिप। सो ये जो जीएस के जो पेपर्स है जनरल स्टडीज के, जो स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, तो उन लोगों को जनरल स्टडीज में ऑन एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें एक्सेलेंट मार्क्स लेने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा जो ध्यान रहेगा ना, आवर फोकस इज बेसिकली ऑन दैट। केवल पढ़ने के लिए या केवल एक चलो भाई ओरिएंटेशन के नाम से कुछ टाइम पास करना है, तो इसके लिए मैंने ये सेशंस नहीं रखे हैं। एंड बेसिकली आई डोंट अलाउ स्टूडेंट्स ऑफ द लाइक दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स। लेकिन व्हाट आई थॉट कि चलो ऑनलाइन सेशंस है, तो ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है, दोज हू आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया, सो उनके साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा। उनको भी शायद हमारे पास जो कुछ नॉलेज है उसमें से कुछ डायरेक्शंस मिल जाएगा, कुछ स्ट्रैटेजी की बात समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करना है, तो हमें बहुत ही अच्छे तैयारी के साथ इन्वॉल्व होना होता है। अगर हमारी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन नहीं है, अगर हमारे एक लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, तो हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस में अटक जाएंगे। मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में अटक जाएंगे। तो तीनों जो डिफरेंट स्तर है इस एग्जाम के, तीनों जो टियर्स है, इन तीनों टियर के लिए, तीनों स्टेजेस के लिए हमारी एक अलग पर्सनालिटी, हमारी एक एक अच्छी समझ जो है, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, प्रीलिम्स एक ऐसा है कि प्रीलिम्स के लिए काफी एग्जॉस्टिवली पढ़ना होता है, लेकिन मेंस के लिए, मेंस में जो भी कुछ लिखना है उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। प्रीलिम्स में हम काफी सारा पढ़ लेते हैं, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। ओके, तो हमें वैसे भी मतलब इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, तो 50 बुक से ज्यादा हमें पढ़ना नहीं होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो बुक्स कौन से हैं, वो रेफरेंसेस कौन से हैं। नोट्स अगर पढ़ते हैं, तो कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। आजकल तो ये ट्रेंड आ गया है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर like there are so many online coaching institutions also. Recently in last 3 to 4 years, without any result, student are enrolling into their programs. Student are not aware कि who is teaching to them, कौन उनको पढ़ा रहा है। 3 साल से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने वाले पढ़ा रहे हैं, 4 साल से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने वाले पढ़ा रहे हैं, पता नहीं होता। लेकिन हम लोग उस ऑनलाइन कोचिंग्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसमें अलग-अलग एफडीआई का भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे कंपनीज आज यूपीएससी के नाम पे कोचिंग चला रहे हैं। और लेकिन वहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्ली अप्रोच नहीं है, और हम लोग उसमें एनरोल कर लेते हैं। पता चलता है कि बाद में कि 1 साल 2 साल ऐसे हमारे वेस्ट हो गए। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर अप्रोच एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो दिस इज नॉट अ एकेडमिक एग्जामिनेशन, फर्स्ट थिंग। Okay, this is basically for the new students who are aware, who are not much aware about this field. जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास कोचिंग के लिए हैं, उनको ये सारी बातें मैं समय-समय पे बताते रहता हूँ। तो ये बात समझ लीजिए कि सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये सबके बस का काम है, लेकिन इसका इसका जो गाइडेंस, इसकी जो मेंटरशिप होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसमें स्पेसिफिकली आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस फील्ड में गाइडेंस भी कर सकते हो। जिनका कम से कम 2-3 मेंस का अच्छा अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, वो सिलेक्ट हो या ना हो, दैट इज अ डिफरेंट मटेरियल, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर गाइडेंस भी करना है, स्ट्रैटेजी बतानी है, मेंटरशिप देनी है, और एक किस तरह से हमें इसमें परफॉर्म्स करना है, आपकी गलतियों को बताना है, आपको आप जो प्रिपरेशन करते हो उसमें क्या वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ये बताना है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एक बहुत अच्छी
खुद का नॉलेज और खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Sambodhi Career Academy, with this experience and with this authority, extending and sharing this knowledge with you people, I hope कि this knowledge and this experiences from our own UPSC mains experiences will sharpen your skill, will provide you enough approach, orientation, strategy to qualify this examination sooner or later. Okay. So let us start with this very important topic of general studies first paper, that is Indian history. Along with Indian history, we are discussing world history also and social issues. So मैं आप लोगों को ये जो पेपर है इसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के प्रॉपर एग्जाम्स में, उसको भी मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा और फिर हम सिलेबस और क्वेश्चंस इनका थोड़ा सा एक ये करके प्रॉपरली उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड आई विल यूज दिस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके, क्योंकि काफी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दे आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा बहुत ये नहीं होना चाहिए, सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हम अभी चलते हैं क्या हमारा इस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसके तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे। सो हमने अभी डिस्कशन किया था रिलेटेड टू आवर दिस थिंग पैटर्न। अभी हम जाएंगे दूसरे इसके पार्ट में। ये है क्या 1 2 3 4 5 ओके नहीं है। फोर पेपर आ गया। हाँ, ओके, सो दिस इज अवर सिलेबस, दिस इज अवर पेपर। अभी इसमें आप लोग देखो कि क्या क्या दिया है और मैं किस चीज पे फोकस करूंगा आज के इसमें डिस्कशन में, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अभी हमारा जो पेपर है उसका नाम क्या है, हेडिंग क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इट इज जनरल स्टडीज फॉर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ओके, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये हमारे पेपर का नाम है। तो उसमें कंटेंट क्या क्या है देखो। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। तो ये जो लिखा है ना इन्होंने कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग आर्ट के जो फॉर्म्स है, लिटरेचर मतलब साहित्य, आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य, फ्रॉम एंशियंट प्राचीन से लेके मॉडर्न टाइम्स तक के, इसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Then modern Indian history from about the middle of the 18th century. Okay, middle of the 18th century. So if you talk about this middle of the 18th century, okay, so until the present, significant events, personalities, issues. Okay, so modern Indian history में उन्होंने कहा है 18th century के बारे में कहा है, तो 1750 onwards का जो हिस्ट्री है वहां से स्टार्ट होगा। ओके, मिडल ऑफ द 18th century अंटिल द प्रेजेंट, आज का जो है हिस्ट्री, उसमें क्या है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अलग अलग जो घटनाएं हुई, वो पर्सनालिटीज मतलब जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज है इस समय के, उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, और इश्यूज जो अलग अलग जो इश्यूज होते हैं, ओके, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, वेरियस स्टेजेस। सो फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस स्टेजेस कौन सी है? सो इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम आवर
स्वदेशी मूवमेंट, ओके, आप लोगों को शायद पता होगा स्वदेशी मूवमेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद पता होगा, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था एंड with the partition of the Bengal, there was a beginning of the स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाता है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट है, फिर उसके बाद गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसके बाद चले जाओ क्विट इंडिया मूवमेंट है, वगैरह वगैरह। सो ये फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट है एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो फिर उसमें ऑल इंडिया लेवल में जो भी इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट का जो पार्टिसिपेशन था, लोगों का पार्टिसिपेशन था, ओके, और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट साइड से ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में एक नाम लिया जाता है रानी गिडिन्यूली। ओके, सो रानी गिडिन्यूली, शी वाज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड एंड यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू हर। ओके, यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू खान अब्दुल गफ्फार खान। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है हमारा, वायव्य सरहद प्रांत, तो उसमें वो थे। तो उन्होंने गांधी जी की जो मूवमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया किया था। सो ही इज वेरी नोन पर्सन। देयर आर मेनी ऑफ द पर्सनालिटीज फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, काफी सारी पर्सनालिटीज नॉर्थ इंडिया से। और अगर हम नीचे जाते हैं साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया से भी काफी सारे पर्सनालिटीज थी जिनका इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ओके, सो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, तो ये जो है ये भारत स्वतंत्र होने के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुई, सो इससे रिलेटेड ये सेक्शन है स्पेसिफिक। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्र द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर हमारी पॉलिसीज थी, कुछ नीतियां थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, फिर कश्मीर का इशू वगैरह था, और हमारे कुछ पैक्ट्स वगैरह थे। नाम है हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट है, कॉमनवेल्थ ग्रुप है, ओके, एंड देन 5 ईयर प्लान्स वी स्टार्टेड। सो मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर। सो ये पोस्ट इंडियन कॉन्सोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट। सो स्पेसिफिकली रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट में हमारे जो स्टेट्स है जिनको रीऑर्गेनाइज किया गया, और हमारे उस समय फिर अल्टीमेटली वी कैन सी दैट कि जो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके, संस्थान जिसको हम कहते हैं, जो विच वेयर अंडर द रूल ऑफ किंग्स, ओके, जो राजा महाराजाओं के अंदर में थे, तो उनका फिर रीऑर्गेनाइजेशन करके उनको फिर भारत में पार्टिसिपेट किया गया, मर्ज किया गया, एंड द लीडिंग रोल वाज प्लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। Okay, so this is very important to syllabus. Then history of the world. Okay, this is very important. History of the world. Okay, history of the world will include events from the 18th century, such as the Industrial Revolution. Okay, औद्योगिक क्रांति। कहाँ पे हुई औद्योगिक क्रांति, Industrial Revolution? Where it took place first time in the world, Industrial Revolution? ब्रिटेन हाँ, ब्रिटेन ब्रिटन, येस, ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदा इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन झालं. सो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन टूक प्लेस इन द वर्ल्ड इन द ब्रिटन, and then finally it spread to different parts of the India, and we were the colony of Britain. Okay, so we were supplier of raw material to Britain, and we were importer of the finished goods from the Britain. त्याच्यानंतर आहे वर्ल्ड वॉर्स. सो 2 वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and second world war, both are important. Then withdrawal of the national boundaries, that is important. Okay, colonialization, decolonization. Okay, these are चीज़ें, हाँ. Okay, हाँ. So withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, these are few important topics. Colonization, वसाहतीकरण, अवसाहतीकरण वगैरे हे काही महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत.
Political philosophy is like communism. Okay, communism, communist, Samyavad, capitalism. Okay, now we are observing this communalism also, communism also, and capitalism also. Okay, communism and capitalism. So communism, साम्यवाद, कैपिटलिज्म, भांडवलवाद, okay, भांडवलवाद, socialism, समाजवाद, okay. So these are political philosophies, and with respect to that also you can get question. Their forms, how these philosophies, political philosophies took shapes and effect on the society. है ना? अगर कम्युनिज्म की फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, कैपिटलिज्म की पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, सोशलिज्म की है, तो फिर उसका उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे किस तरह से हुआ, इसके बारे में है. Then another topic. Now this entire section, it is related to history. Okay, this entire section is related to history. Okay, right from ancient period to modern period, and then world history also. Sections, few important topics of the world history they have already mentioned. Now then, another important topic is here is silent features of Indian society, diversity of India. Okay, this is also important topic. साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो भारत की जो सोसाइटी जो है, समाज है, ओके, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं. डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाएं और महिलाओं की संगठनाएं. पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, भारत की जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड. अभी 2021 का सेंसस हो रहा है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कमिंग एग्जाम्स में. पावर्टी हमेशा का हमारा प्रॉब्लम रहा है और रह रहा है, पावर्टी, गरीबी. एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, विकास से रिलेटेड, है ना. डेवलपमेंटल इश्यूज मीन्स क्या, विकास से रिलेटेड जो इश्यूज है ना. ये विकास जो शब्द है ये बहुत फेमस हुआ 2014 के बाद, है ना. और अभी काफी सारे लोग खोज रहे कि भाई विकास है कहाँ पे. ओके, सो यू आर ऑल्सो, यू मस्ट बी इन सर्च ऑफ this development or the vikas. So ये developmental issues. So there are so many issues which are related to development. जैसे for example health infrastructure है, education infrastructure है, okay, poverty eradication है, women's development है, children's development है, development of the backward communities, development of the minorities, development of the overall nation. so ये सारे issues है. So developmental issues के बारे में questions आते हैं. अर्बनाइजेशन, नागरिकीकरण, क्या प्रॉब्लम्स है, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज. सपोज अगर शहर या फिर हम जिसको नगर बोलते हैं, बड़े बड़े अगर सिटीज डेवलप होते हैं तो उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर देयर रेमेडीज. ओके, एंड देन वी आर हैविंग effects of globalization on Indian society. This is again very important topic. This topic is very much important with respect to essay writing also. Okay, when we were, I think in 2006, there was a topic on globalization and Indian culture. So it was a topic for essay. Okay, I scored very good marks in that essay topic. I think it was 2004 or 2006 mains. Okay, I'm not recollecting properly, but there was a question related to that. Then social empowerment, communalism, regionalism, and secularism. Again, these are somehow different topics. And from here, there start geography syllabus. Okay, so our topic of discussion is not geography for today. Okay, but if you see geography, then here silent features of the world's physical geography. वर्ल्ड का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके साइलेंट फीचर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल सोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, ये हमेशा रेगुलर होता है हमारा. अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनोज है, साइक्लोन है. Geographical features and their location changes in critical geographical features, including water bodies, ice caps, and in flora and fauna, and the effect of such changes. So ये basically क्या है कि इसमें जैसे हम देखते हैं कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, ओके,
water bodies, ice caps, है ना? So glacier melting of glacier, that is an important threat all over the world. Okay, so you can get question related to that. You can get question related to earthquake. You can get question related to tsunami, volcanic activity, etc., etc. Okay, so overall, if you see this entire syllabus, okay, if you see this entire syllabus, then you come to know that is syllabus is having so many things which are not actually not explain, okay, not explain ki what they want. In this syllabus you will see that ki there are many things which they have mentioned. Suppose आता freedom struggle movement म्हटलं त्यांनी, okay, this freedom struggle movement. So freedom struggle movement they have mentioned, but what exactly in the freedom struggle movement, that is not specifically mentioned. Okay, various stages they have mentioned. So you need to understand ki what are the various stages. They have mentioned important contributors from the different parts of the country. So you need to understand ki who were the contributors and what are their contributions from different parts of the country. So syllabus is like that. मुझे syllabus किस तरह से है कि syllabus में केवल indicators दिए गए हैं, उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछ सकते हैं. Okay, so syllabus is like it is explicitory also, and there are certain things which are hidden, okay, which are implicit. ठीक है, so दोनों तरह से सिलेबस दिया है. so हम लोगों को इस सिलेबस को इस तरह से देखना है कि बाबा इसमें ये पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर कहा है, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कौन से अधिक टॉपिक हो सकते हैं. ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि ये केवल दिया है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो इस फिलोसॉफी से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस किस तरह से आ सकता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली आवर like a part of strategy, a part of approach, how to study all these things properly, है ना. ये जो है ना, इस भाग इसको हम कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा कि जो दिया गया है उसको कैसे समझे. ओके, नहीं तो फिर आप कहोगे कि उन्होंने तो लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस. अब वेरियस स्टेजेस में तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्या पढ़े फिर. Okay, so that's why we need to understand ki what we need to study. Okay, if they have mentioned silent features of Indian society, diversity of India, we need to understand ki what are the different features of Indian society, what is called as diversity of India. Okay, उन्होंने mention किया role of women and women's organization. So हमें फिर women's organization या फिर women के role को समझना होगा. उन्होंने पॉपुलेशन सिंपली केवल पॉपुलेशन कहा है कि पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. सो इतना कहने के बाद फिर हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली हमें किस दिशा में काम करना है. ओके, हाँ झाला, इथपर्यंत क्लियर आहे. अप टू दिस इज a syllabus which is mentioned by UPSC civil services examination. This is not mentioned by me. Okay, this is a syllabus. इसके आधार पे हमें हमारी जो बिल्डिंग है ना उसको बनाना है. ओके, इसके आधार पे हमारी बिल्डिंग हमें बढ़ानी है. और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही देते हैं, वो सिलेबस देते हैं, वो एक वर्ड देते हैं, उस एक वर्ड के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. उस सिंपल एक शब्द के, एक सेंटेंस के अलग अलग मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. इस मल्टीपल डायमेंशंस को एक्चुअली हम लोग जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना तब पढ़ लेते हैं, लेकिन और प्रीलिम्स मेंस से ज्यादा एग्जॉस्टिव है. मेंस में और प्रीलिम्स में डिफरेंस क्या है कि प्रीलिम्स एग्जॉस्टिव है, इसके लिए काफी सारा पढ़ना होता है, आपको इधर से उधर से सब कुछ पढ़ना होता है. लेकिन मेंस में क्या है कि मेंस में आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होता है. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई प्रीलिम्स ऐसी है, इस तरह से, ये दोनों मेरे हाथ ऐसे हो गए पूरे, लेकिन मेंस इस तरह से है. मेंस को हमें ऑर्गेनाइज करना है. ये बात जितने जल्दी आपके समझ में आ जाएंगी तो आपके जो अननेसेसरी जो एफर्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन,
वो आपके बच जाएंगे। इसीलिए इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और फिर आपके बहुत ही कैलकुलेटेड एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके एफर्ट्स कैलकुलेटेड नहीं रहेंगे तो फिर आपको इस एग्जाम के लिए 1 या 2 साल नहीं, 4, 5, 6 साल भी लगते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु टेक ओनली 2 to 3 years, 4 years to qualify prelims examination. अगर 4 साल में कोई स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालीफाई होता है तो फिर उसके बाद और 2 साल उसको मेंस क्वालीफाई करने के लिए लगते हैं। तो 6-7 साल का निकल जाता है टाइम। लेकिन हर स्टूडेंट्स के साथ ये बात नहीं होती। जैसे मेरा प्रवीण मुंडे है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हुआ, 2 साल से ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हुआ, आईपीएस बना फर्स्ट अटेम्प्ट में, एमबीबीएस स्टूडेंट था। ओके, और जब इंटर्नशिप में था तो मेरे पास ज्वाइन किया था मुंबई में, and he was with me for entire 1 year at my Kalachuki branch. He qualified. He studied for the 1 year and he organized the things for the next 1 year. And after 2 years preparation, he qualified this examination in a first attempt. Now he is a SP of Jalgaon. Okay, recently he was SP of Ratnagiri. Now he transferred to Jalgaon. Okay, Jay Wagmare, who is last time he delivered lectures, so he studied only for a single year, 1 year. Okay, but fortunately he got help of CSAT paper to qualify prelims examination. He was not very much comfortable in general studies 1. Okay, but he qualified in a 1 year preparation, and he in 1 year preparation he became IRS. Okay, so उसकी तो पूरी prelims फिर मेंस इंटरव्यू सब कुछ मैंने ही उसको पर्सनल लेवल पे ही किया था। सो बेसिकली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इस प्रिपरेशन में। 2 साल में 2 साल के कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल की प्रिपरेशन में आपका प्री मेंस और फाइनली इंटरव्यू तक तो आपने कम से कम पहुंचना ही चाहिए। 2 से 3 साल के प्रिपरेशन में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। ओके, 3 साल भी मैंने थोड़े बोल दिए, लेकिन अगर इन केस इफ आर वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड इफ यू आर हैविंग if you are having so many problems related to language and all these things, so आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया है। अभी मैं आपके साथ जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले करूंगा, सो दैट आपको सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन किस तरह से आए हैं वो भी पता चलेंगे, और फिर हम कंबाइनली फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो and wherever you get some kind of confusion, so you don't hesitate to ask me. Okay, आप जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये 2019 का पेपर है। ओके, लास्ट ईयर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर। इसमें इंस्ट्रक्शंस दी है, तो इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। 250 मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, और 3 घंटे का रिटर्न पेपर होता है। इस तरह से पेपर होता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख ले। और इसमें 1 to इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो हिंदी के इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। और हिंदी बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए। हाँ, अभी ये इंगित क्या होता है? इंगित मतलब जो भी मेंशन किया है। ओके, सो कीप द लिमिट इंडिकेटेड इन द, सो इंगित मतलब इंडिकेट करना। ओके, इंडिकेशन एंड इंगित दोनों शब्द बहुत ही क्लोज है, भले ही एक हिंदी में इंग्लिश में है, बट बोथ द वर्ड्स आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो ये इसमें देखो कि 1 to 10 that answer in for these questions you need to write in 150 words, 150 शब्द में लिखना है। और 11 से 20 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो 150 और 250 ये हमारी बॉर्डर्स हो गई, है ना, ये हमारी बाउंड्रीज हो गई, यहाँ तक ही हमें लिखना है। अगर आपको बहुत अच्छा आता है किसी क्वेश्चन का आंसर और आपने 150 शब्दों के बजाय अगर आपने 250 शब्द में लिख लिया, और 250 शब्दों के बजाय अगर आपने 350 शब्दों में लिख लिया, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखने के बाद भी आपके मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने, सी दिस वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू एडहेर टू द वर्ड लिमिट। आपको जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए।
अभी यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन, इट इज अ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये रिटन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें फिर अगर आपने सब कुछ अगर टिक कर दिए, आरला आला आणि मारला टोला, आला मारला टोला, आरला माला, हाँ, सो और टोले वाला अगर काम रहता है ना, वो क्या बोलते हैं वो गेसिंग वाला है ना, सो नहीं आ रहा है तो लगाओ तुक्के, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। So this thing is not applicable here. Okay, you should not try for these kind of things. आणि जे असे लावतात तर ते प्रिलिम्स मध्येच आउट होतात. ओके, त्यांना मेन्स लिहिण्याचं ज्याला आपण म्हणू की अपॉर्च्युनिटी जी आहे, तर ती या जन्मात तर मिळतच नाही. पुढच्या जन्मात समजा असेल झाला एखादा पुनर्जन्म वगैरे, तर कदाचित मागच्या जन्मातल्या चुका पुढच्या जन्मात सुधारवता आल्या तर सुधारवतात. ओके. And that's why you are having attempts. So attempts is nothing but you are like, it's like this thing. You are getting attempts. याच्यामध्ये attempts आहे. आपल्याला जनरल कॅन्डिडेटला 6 अटेम्प्ट्स असतात. फॉर जनरल कॅन्डिडेट 6 अटेम्प्ट्स. So you need to play in that attempts only. OBC, if a candidate belong to OBC category, so 9 attempts are there. And for the SC/ST students, there is a age limit. 37 is the age limit for SC/ST, 32 is the age limit for open, and 35 is the age limit for OBC. सो हमें ये जो भी हम करेंगे ना, बहुत ही सिस्टमैटिकली करना है। तो ये फर्स्ट पेपर का मैंने जस्ट आपको बता दिया कि व्हाट इज देयर। हाँ, अभी हम सिलेबस, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये आई थिंक फर्स्ट है, यस, ओके। अभी ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी जनरल स्टडीज फर्स्ट का। ओके, अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दैट सिलेबस, इन सिलेबस व्हाट दे हैव मेंशन, इन सिलेबस व्हाट दे हैव मेंशन। मैं अभी थोड़ा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, है ना। फर्स्ट वर्ड ही हमारा था आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, राइट। अभी देखो इसमें क्वेश्चन जो आया है ना, क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरिया तत्वों को उजागर कीजिए। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गंधारा आर्ट। अभी हमारे सिलेबस में उन्होंने कहीं गंधारा आर्ट मेंशन किया है क्या? हैव दे मेंशन वर्ड गंधारा आर्ट इन आवर सिलेबस, इन सिलेबस, और No, हैव sir. दे मेंशन? हाँ, सो सिलेबस, इन सिलेबस there is no mention of Gandhara art, there is no mention of Greco-Bacterian elements in the Gandhara art. ओके, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन तो दे दिया इन्होंने। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, है ना। ये लोग स्टूडेंट्स क्या, हाँ, इट इज सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, सबसेट ऑफ हिस्ट्री, यस, ध्रुव ने कुछ तो भी कहा है। सो बेसिकली सिलेबस इज इंडिकेटिव, सिलेबस इज इंडिकेटिव। सिलेबस कहता है कि भाई ये मैंने मेंशन किया है, तो मैंने क्या मेंशन किया है सिलेबस में कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति क्या कवर करेंगे, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, आर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्ट्स है उसके बारे में। तो उसमें से एक आर्ट फॉर्म में हो गया गंधर्व आर्ट, दूसरी जो आर्ट फॉर्म है वो मथुरा आर्ट फॉर्म है, जो भारत की आर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो इन्होंने आर्ट फॉर्म्स में, जैसे अभी उन्होंने गंधरा आर्ट पूछा, तो नेक्स्ट टाइम वो मथुरा आर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम वो कहीं जो हमारे जो हिल एरियाज में जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म डेवलप हुई थी स्पेसिफिकली मेडिवल पीरियड में, ओके, बिकॉज इन्होंने क्या कहा है कि आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सो अगर उन्होंने एंशिएंट से लेके, मतलब प्राचीन भारत से लेके मॉडर्न टाइम्स कहा है, so in art forms, in literature, in architecture, they can ask questions from the ancient period to modern period. So ancient period में ये गंधारा का जो क्वेश्चन है, that is related to ancient period. गंधारा आर्ट जो डेवलप हुई है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे डेवलप हुई है? Anybody? गंधारा आर्ट, why it is called as गंधारा आर्ट? गांधार, गांधार कला हम इसको क्यों बोलते हैं? Which region is called as a Gandhar region? हाँ, गंधर्व, हाँ,
Kandahar. No, I can't hear you properly. Sir, Which region is called as a Gandhar? What is a what? काय सांगा, बाकीच्या लोकांना, बऱ्याच लोकांना माहिती आहे. गांधार क्या है? Any answer? Anybody? Hello, sir. Hi, yes. Sir, I think it's in northwestern Pakistan or eastern Afghanistan. Between 1st century and 7th century. Who is speaking? Shraddha Chopde here. Shraddha. Okay. Yes, sir. Okay. So it is in northwestern India, No, Pakistan. Pakistan. सर पेशावर हाँ. ओके. अच्छा, ठीक आहे. सो गांधार जे आहे, गांधारच्या बद्दल तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. महाजनपदाज. ओके. So it is in the northwestern part of India. That is, it is a eastern part of Afghanistan. Okay. And Takshila, Kashmir वगैरे जे होते. So the Takshila, Kashmir, western region, these were parts of. So it was a Gandhar was a basically Mahajanpada. We have like those who have studied history, so they must be knowing this thing. And during ancient period, Takshila was the capital of this particular region. Okay. So Gandhar art, it is developed later on, and you can see the impact of Central Asian art, okay, on the Gandhara. Simultaneously, during the period of Kanishka, there was a development of art, that is Mathura art, and Buddha's statue. Okay, first statue of Buddha, it is said that historically it is said that the first statue of Buddha that is created in the Gandhara art. This is the opinion of the Western historians, and Indian historian says that the first statue of Buddha that is created in the Mathura art. So Mathura art developed in India by the Kanishka. Kanishka was a Kushana king. Okay, Kanishka was a Kushana king. Okay, so लक्षात घ्या, ध्यान में रखिए कि ये जो गंधरा आर्ट है, इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आया वैसे मथुरा आर्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. वैसे ही क्वेश्चन हमारी जो हिल एरियाज में, जम्मू कश्मीर या फिर जो हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये जो वैलीज है, वहां पे जो पेंटिंग्स या फिर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स वगैरह डेवलप हुई, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर्ट. अभी इसमें डायरेक्टली इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट. अब इसमें नहीं जाएंगे. अभी देखो, 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था. जस्ट अ मिनट. सुस्पष्ट कीजिए. 150 वर्ड्स. रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट. ओके. Many those students who are in who like completed their schoolings. So in schoolings itself we are having this topic of revolt of 1857. जो हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बारे में, विद्रोह के बारे में स्कूल में ही हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ते हैं और यूपीएससी के लिए जो पढ़ते हैं उसमें काफी सारा डिफरेंस होता है. स्कूल में हमें केवल कुछ छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं. स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी हमें इसके जो मल्टीपल एंगल्स जो है वो समझने बहुत आवश्यक होते हैं. तो अभी देखो, सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने डायरेक्टली पूछा ना, दैट इज रिलेटेड टू 1857 अपराइजिंग. ओके, द 1857 अपराइजिंग वाज द culmination of recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. 150 वर्ड में. ठीक है. मतलब 1857 के रिवोल्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो रिवोल्ट हुआ है, ये रिवोल्ट हमारा ये जो रिवोल्ट हुआ है, ये रिवोल्ट
इस रिवोल्ट के पहले छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, बिग और स्मॉल, छोटे बड़े रिवोल्ट हुए, लोकल रिबेलियंस हुए, और ये जो रिवोल्ट हुए 1857 के पहले 100 साल जो था, मतलब 1757 टू 1857, बैटल ऑफ प्लासी टू 1857 तक के, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी है और 1857 का ये रिवोल्ट है। सो इस 100 साल में छोटे बड़े जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उसका ये 1857 रिवोल्ट जो था, अपराइजिंग जो था, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ दैट। ओके, सो चरमोत्कर्ष, ओके, चरमोत्कर्ष। सो इसको आपको सुस्पष्ट कीजिए, कहा है सुस्पष्ट कीजिए, मतलब इसको इलूसिडेट कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि वेदर दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ दोज बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस which occurred in the preceding 100 years of the British rule. So इसको फिर आपको प्रॉपर आधार के साथ कि यस बाबा इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल एंड द बिग, अगर आपको कहना है यस तो आप उसको करिए, आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप उसको जस्टिफाई कीजिए, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो यस फॉर्म में होता है। तो इसको आपको स्पेसिफिकली 100 वर्ड्स में अच्छे से इसको लिखना है। तो अभी ये जो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ये देखो हमने हमने क्या कहा था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century, okay, 18th century until the present significant events, personalities, issues. So 18th century, middle of the 18th century, मतलब क्लियर कट इन्होंने बताया है कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ना है मेंस में, ओके, जनरल स्टडीज के लिए, वो 1750 के बाद की पढ़नी है, बिकॉज इट इज द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 1750, ओके, 1750 मतलब। तो फिर उन्होंने क्या कहा है कि प्रीसीडिंग 100 इयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब बराबर वो 1857 के पहले अगर हम 100 साल लेते हैं तो 1757, 1757। सो 1750 के बाद का हिस्ट्री हमें मेंस जीएस के लिए पढ़ना है, मॉडर्न के लिए पढ़ना है। और बराबर उन्होंने क्या कहा, क्या किया कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एंशिएंट से, गंधर आर्ट से रिलेटेड। दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा डायरेक्टली रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड पूछा। लेकिन 1857 का क्वेश्चन पूछते वक्त उन्होंने पूरी की पूरी 100 साल की जो हिस्ट्री है ना उसमें लपेट दी है। मतलब जो स्टूडेंट क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ 1857 के रिवोल्ट के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने उस 1857 रिवोल्ट को वो पूरे 100 साल से जोड़ दिया है। अब आपको यहाँ पे 150 शब्दों में अपने आंसर को इलैबोरेट करना है। ये जो है ना, ये स्टाइल है यूपीएससी की। दिस इज अ स्टाइल ऑफ यूपीएससी, ओके। इसको अगर हम समझ लेंगे अच्छी तरह से कि बाबा देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ना इट्स नॉट बियॉन्ड सिलेबस, ये विद इन द सिलेबस है। लेकिन अगर हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से इंटरप्रेट कर लेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन जो है ये इजी हो जाते हैं, ओके। इवन अ स्कूल स्टूडेंट ही कैन आल्सो आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1857, अगर उसको वो 1757 के बाद का डेवलपमेंट अगर पता है तो। ठीक है, अभी तीसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th century's Indian Renaissance, okay, and the emergence of national identity, okay, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए, 150 वर्ड। लिंकेजेस बिटवीन 19th century's इंडियन रेनिसेंस, ओके। पुनर्जागरण एक वर्ड है, पुनर्जागरण होना या रेनिसेंस होना या फिर रेनाइसेंस भी बोल सकते हैं उसको, वो होना मतलब क्या है कि लोगों का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर लोगों के दिमाग में जो अपनी जो स्लेवरी है उसके बारे में एहसास होना, और जो समाज में विभिन्न जो माध्यम होते हैं जैसे लिटरेचर का माध्यम हो गया, ओके, या फिर भाषण का माध्यम हो गया, ओके, या फिर आप किसी भी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जो माध्यम है उसका एस्टेब्लिशमेंट होना, दैट इज रिलेटेड टू रिनाइजेंस, ओके, पुनर्जागरण। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर पुनर्जागरण, दैट दैट दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
सो उन्होंने क्या कहा है कि लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरीज, मतलब जो 1800 टू 1900 के बीच में 1800 से 1900, ओके 1800 टू 1900, इसके बीच में जो घटना 100 साल में जो हुआ है उसके बारे में पूछा है 19th सेंचुरी। लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरीज इंडियन रेनेसांस एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, है ना। सो भारत में जो पुनर्जागरण हुआ और उसके बाद जो भारत एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन, जो एक नेशनल राष्ट्रीय पहचान जो निर्माण हुई, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अभी इसमें काफी सारी बातें आ जाती है, ओके इसमें काफी सारी बातें आ जाती है। जैसे इफ यू सी इंडियन रेनेसांस, सो इंडियन रेनेसांस इज एसोसिएटेड विथ whom, with which organizations, who worked, okay, who contributed for the growth of Indian Renaissance during 19th century? बताओ, आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि 19वीं शताब्दी में भारत में जो ये भारतीय पुनर्जागरण हुआ था, उस पुनर्जागरण के लिए किसने किसने काम किया था भारत में, क्योंकि ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में लिख सकते हैं। और किस तरह से लिंकेजेस थे। Anybody who were responsible for this Indian Renaissance during 19th century India? बऱ्याचशा लोकांना माहिती आहे, सांगू शकता तुम्ही? Many students know this answer. तुषार, Sir, हाँ तुषार सांग रे, तुषार धोत्रे सांग आन्सर. तुषार आहेस का? हा सांग. 19व्या शतकामध्ये भारतीय पुनर्जागरण जे झालं, सो त्याच्यासाठी कोण कोण who were the like who participated into this growth of Renaissance? 19th century मध्ये See, this is not difficult. Okay, chalo. Sir, may I? हाँ, yes. Who is? Savni, Sir, yes, this is Savni. Savni. Yeah. Sir, the Renaissance kind of started from Bengal actually through Raja Ram Mohan Roy. Okay, yes. He was the kind of the pioneer of the Renaissance in India. Is Yes, what I yes. know. Yes. So Raja Ram Mohan Roy, Brahmo Samaj movement. Okay, he worked for the problems of the women, specifically sati system. Okay, then there Yes. There was were also Dayanand Saraswati ji. Dayananda Saraswati afterwards. In the Yes. 19th century itself, Arya Samaj, but his movement was somehow different. And Mahatma Jyotiba Phule from Maharashtra. Okay, Mahatma Jyotiba Phule's movement, that is the important moment with respect to Indian Renaissance. And in the 19th century, again, there were, you can take a name of Vivekananda also. Ramakrishna Paramahamsa also. That's Vivekananda's Ramakrishna Paramahamsa. He was not a social reformer. Under his Ramakrishna mission, which is a movement which was started by Vivekananda, so that is important with respect to Renaissance. Paramahamsa's name is associated with that movement which was started by Vivekananda. Okay, so Vivekananda आहे, है ना. आणखी कोण कोण आहे? Any other personality? Sir, Ishwari Chandra Periyar. Sir Ranade. महाराष्ट्रातले बरेचसे समाज सुधारक आहेत 19th सेंचुरी मध्ये. So many reformers of 19th century Maharashtra, you can see. Okay. Periyar Naikar. Periyar Ramaswamy Naikar, he is specifically, you can say 19th and 20th century both, but specifically 20th century. Okay, 20th century. Okay. So anyway, so this Renaissance
that started in this 19th century, and this question is related to भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं. So linkages, they are asking about the linkages between Indian Renaissance and the emergence of national identity. Okay, national identity, राष्ट्रीय, okay, राष्ट्रीय पहचान. So basically, keep in mind, during this time, means if you see revolt of 1857 is an event of the 19th century. Okay, revolt of 1857 is an event of 19th century. By this time, you can see that India was not a nation. Okay, today we can see that we call that India is my country, India is a nation, India is a union of state. है ना, आपण म्हणतो ना, India is a union of state. है की नाही, भारत हा राज्यांचा संघ आहे, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हम लोग उस 19th सेंचुरी में जो भारत था वो डिवाइडेड था. ओके, वो डिवाइडेड था, उसमें अलग अलग स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा लोग थे, राजा महाराजा थे, ठीक है. और ब्रिटिश लोगों ने अपना जो एक्विजिशन की जो प्रोसेस है भारत के अलग अलग राज्यों की, वो 1757 के प्लासी के बाद की थी. ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, British government started acquisition of the different states of India. Okay, acquisition of the different states of India. So there are so many different tools which are associated with that. ठीक है. So हमें ये जो भारत उस समय क्या था 19th सेंचुरी में, ये हमें देखना बहुत जरूरी है. ओके, और फिर हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी जो बनी, इनफैक्ट इन द 19th century itself you can see that there was a book which was written by Surendranath Banerjee, S.N. Banerjee, yes, India is a nation in making. Okay, so that book was also published during that time, and there was a establishment of the Congress, formation of the Congress in 1885. This is also 19th century development. But by this time, this national recognition, okay, national India as a nation, India as a national identity, that began during this 19th century. Okay, and in that particular recognition, for that recognition, it is a contribution of the Indian Renaissance. You can see that in the 19th century itself, Marathi newspapers, then Bengali newspaper, and then newspapers of different Indian vernacular languages that started. है ना, भारत में अलग अलग भाषाओं के जो वृत्तपत्र है वो इसी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए, जिसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रिनाइसेंस में था. है ना, प्रेस चालू हुई, फिर उसके बाद भारत के जो काफी सारे जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों का जो इंग्लिश मीडियम का जो एजुकेशन है वो लेना भी स्टार्ट किया था. और एट द सेम टाइम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के माध्यम से भारत के समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे छुआछूत थी, है ना, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, है ना, और कास्ट सिस्टम था, ठीक है, फिर महिलाओं के काफी सारे प्रॉब्लम्स थे. हमारे यहाँ पे लड़कियों के जो मैरिज था वो कम एज में होता था. ओके, विडोज के काफी सारे प्रॉब्लम्स थे. हिंदू सोशल सिस्टम जो थी, तो हिंदू सोसाइटी में स्पेसिफिकली महिलाओं को जलाया जाता था, अपर कास्ट में सती कहा जाता था उसको. और दिस वेर ऑल मींस अनफॉर्चुनेट एंड ऑल irrelevant traditions were there in the Indian society. So इसके खिलाफ जो एक मोमेंट चली वो इसी सेंचुरीज में 19th सेंचुरी में चली. तो हम लोग देखते हैं कि फिर महात्मा फुले जी ने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्कूल शुरू की, गर्ल्स के लिए, ठीक है. विडोज के फेवर में काफी सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने काम करना शुरू किया. लड़कियों के जो मैरिजेस होते थे उसके बारे में लोगों ने आवाज उठाई, उसके खिलाफ, जो कम एज में होते थे. एज ऑफ कंसेंट एक्ट एक पास हुआ था इसी समय में 19th सेंचुरी में, 1891 में.
बहरम जी मलबराई थे, पारसी गृहस्थ, उन्होंने उनके एफर्ट से वो पास हुआ था। सो ये जो है ना, ऑल these things are related to Indian Renaissance. Even you can see that कि through press, through journals, through paintings, through poetry, through drama, each and everything. मतलब यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय पहचान जो बनी है, उसके लिए ये जो इंडियन रेनेसांस है, वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके लिंकेजेस को हमें जोड़ना है और फिर ये आंसर जो है हमें करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा उस इसमें से आता है, पुनर्जागरण से संबंधित जो क्वेश्चन है, that is also related to this modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. Okay, so this is related to particular significant event. Okay, so ये 3 क्वेश्चन हुए. All these first three questions carries 10 10 10 10 मार्क्स से 150 150 150 वर्ड्स में लिखना है. कोई भी क्वेश्चन जो है, इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस. ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. अभी इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पूछा है, बट इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सो हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे. मैंग्रोव्स के बारे में पूछा है. ओके, हाँ, सो ये जो 3-4 क्वेश्चन जो है दैट आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, तो हम इसको थोड़ा सा अभी बाजू में रखेंगे. आई एम गोइंग टू सेकंड पेज. ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस पूछे इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड. अभी हम आते हैं सेकंड इस पे. ओके, अभी ये जो 8वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, सो 3 क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद हिस्ट्री. अभी 8वां क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर में. हाँ, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर. ओके, ये 150 और 150 वर्ड 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. अभी देखो, इसमें एक टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ओके, तो this question is somehow generalized question, or this topic is somehow generalized topic, but it is closely associated with history. Okay, but it is closely associated with history. So what makes the Indian society unique in sustaining its culture? Discuss, चर्चा कीजिए. उन्होंने कहा है चर्चा कीजिए. अभी देखो इसमें क्या है, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है. चर्चा कीजिए. What makes the Indian society unique in sustaining its culture, है ना. सो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, ये बुकिश आंसर नहीं होना चाहिए. ये जो आंसर है, ये आंसर एक अलग पर्सपेक्टिव का आंसर है, जो एज सच ऐसे किसी स्पेसिफिकली किसी बुक को पढ़ लिया या फिर रेडीमेड आंसर पढ़ लिया और आ गया, ऐसा नहीं है. ये आंसर आप एज अ ग्रेजुएट, किसी भी ब्रांच के ग्रेजुएट हो, और आप न्यूट्रल वे से, या फिर एज अ पर्सन हु इज हैविंग इंटरेस्ट इन स्टडीज ऑफ स्टडिंग डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो ही और शी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपका जो नजरिया जो है, जो अप्रोच है, जो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जो है, जो समाज में काफी सारी जो घटनाएं घटती है या काफी कुछ होता है, कल्चर में होता होगा, सोसाइटी में होता होगा. ओके, उन सबके तरफ देखने का अगर आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो. अदरवाइज आपने किसी नोट्स को पढ़ लिया, बने बनाए रटे रटाए नोट्स को पढ़ लिया, या फिर आपने, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे. तो ये क्वेश्चन जो है, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस, इसका आंसर क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द आंसर? एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इसमें आपको आपका
ऐसा जैसा हिस्ट्री का बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। एक आपको एक ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, बस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ, एनीबडी? So may I? हाँ, यस। So I feel like we should start with saying that India is like our country is based on unity and diversity. So every state and every thing has its own culture, its own unique culture, and I think we should write about how people have maintained its culture, traditions, and everything in different states. I feel like that would be like the answer to this question. Sir, can I tell? Sir, we can here talk about the big, we can compare the lives of people living in cities and villages, wherein we can talk about metropolitan cities, wherein people belonging to various cultural and religion people, they are living together and they are participating in all the different cultural things. They are enjoying the benefits of other cultures, religions also, and they are staying together in a very peaceful way. Okay. So we can give examples of such cities also. Like for example, Mumbai is a very good example for that. Wherein there is no walls between various religion or culture. People from all the culture, they respect and then they practice the other religious as well as cultural things also. We can give example and how we are from a long period of time, how we are sustaining that, how we are maintaining that. That examples also we can write. Okay, ठीक है। Sir, Any can other? हाँ, yes. सर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मतलब इंडिया में सभी कल्चर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और भेदभाव नहीं किया जाता है, कि मतलब अगर ये आदिवासियों का अगर ये फेस्टिवल है तो सिर्फ में आदिवासी ही मनाएंगे, लेकिन जो कि बहुत सारे दूसरे कास्ट के लोग भी है वो भी उसे एंजॉय करते हैं, वो भी उसमें इम्पोर्टेंस दिखाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है। और derives its, हाँ, Maithili, you can speak out. Maithili, you can put your viewpoints. Yes, sir. We were studying in college about how Indian society derives its validity from its traditions and religions, and no matter how progressive we get with our laws and technology, Indian society will always go back to its roots. So how in that situation, how culture becomes self-sufficient, how culture will never go out of fashion, so as to say, because even in its own distorted way, culture will be passed on. Yeah, that. Okay. Any other answer? Like, so many inputs you people are giving, काफी सारे inputs आप लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो फोकस कहा है ना, वो आप लोग नहीं बता रहे हैं बेसिकली। Sir, can I? हाँ, yes, Sanchi. Sir, I guess there is a sense of continuity in the Indian culture, that we can say our culture is one of the oldest culture, and there is no breakup in the trends. Matlab, even today there are a lot of practices from the old times that are still being practiced in many places. So Yes, I guess yes. that is one reason, and other reason I can say that we have a secular society. So because of that, there is a lot of coexistence between people, and our trend and culture is not associated with one particular religion or something like that. So yeah, I can say these 2 points from my side. Yes. सर इंडियन कल्चर के जो उद्देश्य है वो भी इसमें बताना चाहिए। क्या उद्देश्य है? क्यों हम कल्चर और फेस्टिवल्स वगैरह ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें से क्या आउटपुट मिलता है। नहीं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, मीन दैट इज वैल्यू एडिशन। लेकिन इन्होंने जो पूछा है ना, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है।
तो वो क्या बात है उसके बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हो, चर्चा कीजिए। सर सभी लोगों का मीन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। ओके, हाँ ये हो सकता है पार्टिसिपेशन। ओके, पार्टिसिपेशन देखो, जनरली हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट, है ना। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य हा सामाजिक प्राणी है ना। सो दिस सामाजिक, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कल्चरल थिंग्स, सो दिस कल्चर इज नथिंग बट so many practices, so many traditions which developed from the ancient period, not from the ancient period, but we can see from the prehistoric period. Okay, and we are continuing all these things from generations to generations. Okay, with same form or some kind of updated form. Okay, so culture मध्ये महत्वाचं लक्षात ठेवा की Indian society or any society of the world basically, and this focus is here on Indian society. So basically, man is a social animal. Okay, man is a social animal, and man likes to dance, man like to perform some kind of play, man like to participate in social gatherings. Okay, so like that, and accordingly we are having so many faiths in India, so many uh, so many forms of different communities in India. Like say somebody says about talk about tribals, है ना, किसी ने तो भी ट्राइबल के बारे में बताया है। सो ये सारा का सारा जो है ना, ये हमें एक हैप्पीनेस देता है, एक बॉन्डिंग देता है। ओके, जैसे सतीश ने भी कहा अभी कि बाबा इज मुंबई इज अ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो बॉन्डिंग होता है और इस कल्चरल सिंथेसिस की वजह से जो एक सोशल गैदरिंग और सामाजिक सद्भावना जिसको हम बोलते हैं ना, सोशल इंटीग्रिटी। ओके, सो दैट इज बेसिकली रीजन। ओके, और भारत में ये चीजें जो है ये होती रहती है और ये आगे भी चलते रहेंगी, irrespective of so many problems also. Okay, there are so many issues, so many problems, and so many what you can say, so many conflicts also, but still we can see that ki whenever these kind of cultural gatherings are there related to people of different caste and the communities or the faiths, so people enjoy a lot, and in that way we can see that ki these are the events of the social harmony and the social integrity also. Okay, so you need to like this kind of thing, these particular words need to reflect in your answer. ये जो specific words है ना, ये आपके आंसर में आने चाहिए, है ना, क्योंकि केवल डांस करना या फिर कुछ सेलिब्रेशन करना ये तो एक बाय प्रोडक्ट होता ही है उसका, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ तो भी यस एड अदर कल्चर्स, हाँ। ओके, सो दैट शुड बी देयर इन युअर आन्सर। थोडासा डिफरन्सिएशन जे असतं ना, that differentiation, because if you are having differentiation in your answer, you can get good marks. Okay, so keep in mind this thing. Anyway, अभी ये दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था. So this question is basically related to this topic, that is silent features of Indian society, diversity of India, right? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, देन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, सो दैट इज रिलेटेड टू एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस करना है। सो आपको क्या लगता है, empowering women is the key to population control, is to control the population growth? क्या लगता है आप लोगों को? Yes sir, Shraddha here. हाँ, श्रद्धा, गुड। श्रद्धा सांग याच्यावरती. Yes sir, I think we can control population growth by empowering women with some techniques like education, self-sufficiency, and our own decision-making power.
by education is the one of the major part of women empowerment. When women are educated, they are aware of perils or of a multiple pregnancy. They can also adopt birth control measures in order to control their family. Individual act will thus add to an uh, global population control, Good, and good. they can take Nice. their own decisions. Chan, chan. I So you are think. having good awareness, good good understanding about this issue. Okay, Thank so you. this is very straightforward subject. Okay, but ultimately आप लोगों को इसको डिस्कस करना है तो हमें बहुत ही प्रॉपर वे से प्रॉपर वर्ड्स में इसको ये करना है। मतलब अभी इसका आंसर आप यस में ही लिखोगे कि एम्पावरिंग वुमेन, क्योंकि अगर वुमेन का अगर एम्पावरमेंट होता है तो पहले का जो ट्रेडिशन था या फिर पहले की जो सिस्टम थी कि बाबा चलो एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, है ना? तो फिर वो कंटिन्यूशन में काफी सारे महिलाएं जो है वो बेचारी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से सब कुछ चलते रहता था। एंड इवन हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ सोसाइटी थी, जिसमें ये कहा जाता था। एंड इवन टुडे यू कैन सी दैट कि इन रूरल एरियाज दिस ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी इज स्टिल देयर। तो महिलाओं के बारे में कहा जाता है, अरे कहीं नहीं, घर पे ही तो बैठना होता है। ओके, हाँ, ओके, सो जस्ट Maithili, what you want to say? Easy process to achieve a progressive society. It is not an easy process. Sir, what I'm trying to say, what I'm trying to ask essentially is that when they in the question when they ask to discuss, do you give both sides of the do you give both sides of the argument and then you come to your Yes, conclusion? yes. So you can mention the hurdles also, no? Yeah, so yeah, that's exactly what I was asking. So that Essentially, if you whatever. speak about empowering women to control population growth, you'll also have to speak about how women are not going to get education that easily and how Yes. society is not very giving that way. Matlab, it's not. Society is not also cooperative to women with Yeah. respect to the empowerment, with respect to the education. Okay, so that's why I was talking about the orthodox mentality of the society. Okay, Yes, so society is not very much happy to give education or to give empowerment opportunities, employment opportunities. Okay, so these are the hurdles and you need to mention these hurdles. But the tone of the question is कि empowering women is the key to control population growth. Okay, so what will happen if you are giving empowerment to women, okay, and with respect to population growth? So हमें उसको link करना है, but at the same time, whatever you are saying, it is not easy. So you need to mention that also, okay? That negative perspective you need to mention. You can mention that perspective also. Yes. हाँ, अब तन्वी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी सारा है हमारे पास मटेरियल। अभी देखो, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ओके, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म? ओके, व्हाट आर द challenges to our cultural practices in the name of secularism? What do you think about this question? This question is somehow a conflicting question. ये थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं ना कि वादग्रस्त क्वेश्चन है, तो ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये पूछा गया है, यूपीएससी ने इसको पूछा है। ओके, सो what is your your understanding of the secularism? That is the first important thing. और फिर हम जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो what you people have understanding about secularism? Secularism क्या है बताइए? Sir, can I? What you, हाँ, anybody, हाँ,
Sir, secularism means giving importance to each and every religion in our country. Okay, giving importance to each and every religion. Okay, ठीक है. और definitions, another definitions. This is one. So, हाँ. recognizing all faiths in a nation. हाँ. Recognizing all faiths in a nation and separation of religion and the state. हाँ, separation of religion and the state. Okay, separation of religion and the state. So state don't have any religion. State don't have any religion. India as a country don't have any religion. भारत एक देश है, लेकिन भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. भारत के लोगों का रिलीजन हो सकता है, लेकिन भारत एज अ देश का, एज अ कंट्री कोई रिलीजन नहीं है. ओके, लेकिन सभी रिलीजन जो है वो भारत के गवर्नमेंट के सामने, भारत सरकार के सामने, जो भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट की गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, उनके सामने सारे रिलीजन्स के लोग ये समान है. इसलिए स्पेशल फेवरिज्म किसी भी रिलीजन को नहीं देना है ना. हाँ, रोशन ने कहा वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन एनी रिलीजन. हाँ, so basically technical definition respecting the fact that there is no one religion which is superior, every religion has. Yes, so आप लोगों को मतलब basic पता है कि we don't have any religion. India as a country don't have any religion. We can't be a Hindu state, we can't be a Muslim state, we can't be a Buddhist state, we can't be a Parsi, Sikh or the Christian state. Okay, but you can practice your religion at your home, in society. You can celebrate your whatever traditions, culture and festivals वगैरह वगैरह. Okay, and this is a authority which is given by constitution itself. ये जो अथॉरिटी है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से रिलेटेड 28 तक के जो प्रोविजंस है उसमें आपको 25, 26, 27, 28 में सारे राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है. तो उसमें आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे कल्चर के सामने किस तरह से चैलेंजेस है ना. ये इस तरह से वो क्वेश्चन है. तो वो जो क्वेश्चन है वो इटसेल्फ वो क्वेश्चन ही कॉन्फ्लिक्टिंग है बेसिकली. मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी दैट यूपीएससी शुड आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेकिन उन्होंने शायद आप किस तरह से आपका मेंटालिटी है, आपकी मानसिकता क्या है, तो शायद उसको जज करने के लिए शायद वो क्वेश्चन पूछा गया है. यूपीएससी भी आजकल थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही है. हमारे टाइम पे भी थी, अभी भी है ना. जिस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग लोग यूपीएससी में घुस जाते हैं तो उस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो ये ऐसे ही कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी उसमें घुस गई होंगी, उसने ये क्वेश्चन पूछा है. अदरवाइज दिस इज एज पर माय ओपिनियन दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन, बट इट इज आस्क्ड बाय यूपीएससी. ठीक है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म. हाँ, अभी ये धर्मनिरपेक्षता का हमने पढ़ लिया. अब ये कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है और फिर धर्मनिरपेक्षता, इन्होंने क्या कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं. तो अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ में आया आपको कुछ किस चीज को. हाँ, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, आई एम टेकिंग. हाँ, धर्मनिरपेक्षता पर हमारे देश में जो अलग अलग धर्म है, प्रजाति जाति है, उनमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है. Sir, I think there's a difficulty in worshipping. Means everyone's mode of worship is different, and I think India is a highly diverse society where multiple religions coexist along with unique modes of worship. Being secular does not mean stopping of worshipping practices. Instead it must be freedom to practice any mode of worship without any fear. Without any fear. Okay, but that is allowed by Indian Constitution itself. Yeah, but हम secularism के नाम पर ये हो रहा है ना. No. What you want to say कि every person is having right to practice his or her religion. They can practice worshipping, they can promote, they can propagate, वगैरह वगैरह. Okay. Yeah. Okay.
So now this question is, what I am saying, this question is somehow conflicting, but if you adopt a particular perspective, अगर आपने एक proper way से इस question को समझ लिया तो फिर ये conflict दूर हो जाता है. अभी यूपीएससी में ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपसे एक अलग पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट कर रही है इस क्वेश्चन में. Sir, हाँ. here what happens is sometimes we can see that the concept of secularism is misunderstood, as well as the religious or the cultural whatever practices we do, that also is misunderstood, and there Okay. where the problem lies. तो अभी आप थोड़े से आ गए आप इस पे प्रॉपर इस पे. तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है फिर? व्हाट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली? मिसअंडरस्टैंडिंग ये है सर कि सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म की जो व्याख्या है, जो कंसेप्ट है, इट डज नॉट टेल दैट you cannot stop somebody by following his own faith. मतलब आप अगर आपके कुछ अगर विचार ऑपोजिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके जो भी बिलीफ है उसको मानने से आप स्टॉप करें. एग्जैक्टली. So here what the person needs to understand this thing, secularism is okay, but it is one's own faith and own freedom of following that faith. You cannot create problem for others. And here what they are asking challenges to our cultural practices. This is the main this thing of this particular question. Focus कुठे आहे त्याचा माहित आहे का? Where is focus? Challenges to our cultural practices. So अभी हमारे cultural practices क्या है और फिर उसके सामने क्या challenges है, और वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किस तरह से है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा समझना होगा. तो ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 10 बार सोचने मतलब विचार करने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है. इसका आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसा एकदम से नहीं आएगा. If you want answer to this question, you need to think properly. You need to understand that concept of secularism, challenges, ये क्या कहना चाहते हैं, what they want to say, उसको properly understand करना होगा, interpret करना होगा, तब जाके आपका आंसर जो है तैयार होगा. Okay? So anyway, हम ये जो क्वेश्चन था, this question that is basically again from this silent features of Indian society, diversity of India. Okay, from that section, now we are moving to other questions. So कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं. तो while dealing with these kind of questions, first think properly. Okay, बहुत अच्छे से सोच के उसका एक थोड़ा सा what you can say, उसका एक चार्ट बनाओ या फिर उसके कुछ पॉइंट्स लिखो, क्या हो सकता है इसका आंसर. देख लो, if your focus is not proper in your answer, you will not get proper marks, you will not get good marks. Out of 10, you will get only 1 to 2 marks. Okay, you should have a target to achieve at least 50% marks in every paper. If in every paper, if you are achieving 50% marks, that is 125. So that is the good score. Okay, you need to maintain this particular what we say, ये जो papers में ये जो specifically ये जो scoring का जो pattern है ना, वो अगर आप proper maintain करते हो, so like you are a best ranker ultimately. अगर 125 out of 250 अगर आप मेंटेन करते हो तो 125 प्लस 50% प्लस. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. अभी देखो, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान, so many
voices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhi phase? Elaborate. Okay, now the answer here, it is in 250 words. 250 words मध्ये आहे, and it is for 15 marks. Many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने वॉइसेस राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था. विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए. ओके, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है. आपको बस पेन हाथ में लेना है और पेन हाथ में लेके फिर उसको दौड़ाना है और पटापट 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 15 मतलब 250 वर्ड्स कंप्लीट करना है. सो देयर इज नो एज सच difficulty. This is a question which is related to your freedom struggle moments. Okay, the freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country. So गांधी जी के बारे में सबको पता है. गांधी जी का जो आंदोलन था, ओके, जो उनकी जो मोमेंट थी, या फिर गांधीयन फेज जिसे हम कहते हैं, बेसिकली गांधीयन फेज started in 1920, but before 1920 we had a few references of Gandhian movement or under the leadership of Gandhiji. That was Champaranya Satyagraha, Kheda Satyagraha, Ahmedabad Satyagraha, वगैरह वगैरह. And then he also participated, or he also took a leadership of that during the Rowlatt Act phase or Khilafat movement, etc. And then he emerged as a important national leader. Okay, so गांधी जी जो थे वो एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्थापित हो गए 1920s में. उसके पहले उन्होंने अफ्रीका में काफी अपना प्रभाव जो है छोड़ा था, वहां पे भी मूवमेंट की थी उन्होंने, और फिर भारत में रिटर्न आने के बाद उन्होंने भारत में आंदोलन चलाए. तो अभी इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई मेनी वॉइसेस हैव स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज. तो ये कौन से वॉइसेस थे जिन्होंने इस मोमेंट को, नेशनलिस्ट मोमेंट मतलब राष्ट्रवादी जो मोमेंट थी, और गांधीयन फेज में. सो गांधीयन फेज जो है, मैंने जैसे कहा कि 1920 ऑनवर्ड्स है, तो हमें यहाँ पे जो हमें सोचना है, विचार जो करना है ना, इट इज 1920 ऑनवर्ड्स, या फिर हम 4-5 साल पहले जैसे 1916 के बाद का भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली गांधीयन फेज 1920 ऑनवर्ड्स ही कहा जाता है. सो इनिशियल की जो फेज है, मतलब जो 1916 टू 1920 और 1915 टू 1920, इसको आप 2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं. और फिर 1920 की जो गांधी फेज है, जो टिल इंडिपेंडेंस तक रही, ओके, टिल इंडिपेंडेंस तक रही, उसके दरम्यान कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया था, इसके बारे में हमें लिखना है. तो फिर हम you can mention about other persons. Okay, you can mention about other organizations who participated into this freedom struggle movement, and because of their participation you can see that this nationalist movement, it emerged, it strengthened and it flourished into different parts of India. Okay, so ये राष्ट्रवादी आंदोलन जो था हमारे भारत का, ये 1920 ऑनवर्ड्स क्या क्या उसमें हुआ, कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने किस तरह से नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिज्म के कंसेप्ट को बढ़ावा दिया, ये सारा आप इसमें मेंशन कर सकते हो. इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यू डोंट नीड टू हैव सम काइंड ऑफ क्रिटिकल अप्रोच और लाइक दैट. ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छे से लिख सकते हो. तो ये क्वेश्चन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से. अभी ये क्वेश्चन है, assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s. Okay, assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s. 1940 के दौरान, दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए. Okay, so this particular question is related to the
process of transfer of power during 1940s. Now, with respect to this question, we need to mention so many things which happened during this 1940 to 1947. Okay. ऋतुजा, काय काय झालं होतं 1940 to 1947 च्या दरम्यान? What happened during 1940 to 1947? ऋतुजा जाधव. 1940. सर ते क्रिप्स मिशन प्लॅन कॅबिनेट मिशन प्लॅन होता, ऑगस्ट ऑफर होती. ओके. सो या क्वेश्चन बद्दल काय सांगता येईल? Assess the role of British imperial power in complicating. This word is very important. While reading questions, you need to understand specific words also. So assess role of British imperial power in complicating. This complicating need to be underlined. The process of transfer of power during the 1940s. 40 के दशक में, okay, 1940 के दशक के दौरान, दशक 1940 to that entire years. Okay, so you need to understand that thing. You need to mention that 1940 there was a Linlithgow offer, August offer jala mantat. Okay, then there was a Cripps mission in India, and then there was a Wavell plan. Okay, there was a cabinet mission plan, and finally there was a Mountbatten plan. So Mountbatten 3rd June plan was there. Okay, Mountbatten's 3rd June plan hota. Okay, so that particularly British was not favor of immediate independence to India. Okay, British government was not in a favor of immediate independence to India. In 1939, all of you knowing that 1939 to 1945, it was an era of the Second World War. So British government and the entire British administration, that it was busy in Second World War. Okay, so because of that also, that question of a process of transfer of power, it became complicated. So during this time, now we need to organize this question, this answer in with proper references. And if you are giving proper structure to your answer, you can get good marks. Okay, so this question, if you are having sufficient, like if you have gone through all these particular process, then you can write this question post. Okay, so this first question related to Gandhiji or the Gandhian phase, that is also easy. A second question, that is also not much difficult. Okay, but here in both the questions, your input, that should be good, that should be proper. ते खूप व्यवस्थित असणं आवश्यक आहे. Okay, उसके बाद का ये question है which is related to American and Francis Revolution. Okay, Francis Revolution, that is French Revolution. Explain how the foundations of modern world were laid by the American and French revolutions. Okay, how the foundation of the modern world were laid by the American and French revolutions. Anybody is having idea about this particular thing? Now this question is from our this section, history of the world. And in history of the world, what it includes? Events from 18th century such as Industrial Revolution, World Wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, their forms and effect on the society. So specifically, history of the world will include the event from the 18th century. So 18th century मध्ये त्यांनी such as म्हटलेलं आहे, but there is as such no mention of this thing, revolutions. ओके, हे यांनी याच्यामध्ये काही असं मेन्शन केलेलं नाही आहे. म्हणजे अमेरिकन रिव्होल्यूशन किंवा फ्रेंच रिव्होल्यूशन, दॅट इज नॉट ॲज सच मेन्शन हिअर, बट देर इज अ क्वेश्चन. सो हा प्रश्न विचारला गेलाय. सो आता याच्यामध्ये तुम्हाला सॉरी, यू नीड टू अंडरस्टँड फ्रेंच रिव्होल्यूशन, you need to understand American Revolution, and ultimately you need to link up the philosophy, or what you can say, the application of these particular revolutionary things to this modern world. Okay, so आप लोगों को
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्या पता है? What is the year of French Revolution and what were the principles of the French Revolution? So इसमें बेसिकली ये दोनों रिवोल्यूशंस क्या थे, इसका डॉक्ट्रिन क्या था? American Revolution was the first to discard a colonial rule. French Revolution brought about the ideas. Yes, very nice, Maithili. Okay, anybody? So French Revolution started in 1789. 1789. French हाँ, हाँ, French Revolution, sir. Liberty, equality, fraternity, values. Yes. And what is a period of American Revolution? American Revolution. And what is very important with respect to American Revolution? Sir, declaration of rights. Declaration of rights. Okay, declaration of rights. So if you see this American Revolution, so it took place from almost from 1965. Okay, and it continued. So this revolution is related, or this revolution is very important with respect to the declaration of the rights. Okay, declaration of the rights. So if you consider these two revolutions, that is American and French Revolution, अगर हम इन दोनों revolutions की बात करते हैं, तो ultimately इन दोनों revolution को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूछा है कि how the foundations of the modern world. आता modern world, आधुनिक विश्व आणि हे रिव्होल्यूशन, तर हे रिव्होल्यूशन्स का झाले हे पहिले माहिती असणं आपल्याला आवश्यक आहे. म्हणजे वी नीड टू हॅव प्रॉपर अंडरस्टँडिंग ऑफ all these revolutions, why these revolutions took place. Yes, sir, abolition of monarchy inspired from French Revolution. Yes. So so that's why I am telling कि why these revolutions took place. कोई भी विश्व में कोई भी जब क्रांति होती है तो उसके पीछे की जो कारण मीमांसा है, उसके पीछे के जो फैक्टर्स है, उनको समझना बहुत आवश्यक होता है. तो हाँ. And sir, American Revolution ended, or we can say that imperialism और जो capitalism, imperialism और जो colonialism था, इसके खिलाफ American Revolution ने मतलब बोल सकते हैं कि एक जंग लड़ा. Yes. So it is basically related to the rights of the human beings. Okay. Yes, sir. American Revolution specifically. Today we can see democracy in the most parts of the world, which has reached. We can say that it started from that American Revolution. Okay. Yes. And then afterwards, French Revolution, justice, liberty, equality, fraternity. Okay. And you can see the impact of French Revolution on India also. Tipu Sultan was a person who was very much influenced by French Revolution. And Tipu Sultan, he planted a tree of liberty at his own state, Srirangapatnam. है ना, श्रीरंगपट्टनम. So यूनिट मतलब हमें ये इसका जो इम्पैक्ट हुआ, ये बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुआ. रिवोल्यूशन जो भी होता है ना, तो ये स्पेसिफिकली जो शोषण की जो बात होती है, मतलब व्हाट यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन, ओके, और सम काइंड ऑफ हेजेमनी, सम काइंड ऑफ मोनोपोली, ऑटोक्रेसी, ओके, ऑटोक्रेसी. सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट, ये उसके वजह से होती है. ओके, कोई भी रिवोल्यूशन के पीछे एक लंबी कहानी होती है. एंड वी कैन सी दैट कि दीज रिवोल्यूशंस वेर responsible for destroying these kind of people, those people who were exploiting the society by one or other way. Okay, भारत में भी हमने देखे हैं कि काफी सारे रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, मतलब सोशल रिफॉर्मर्स थे. And in India also we can see that कि through so many persons we have changed the dimensions of the Indian society. भारत में भी, अभी ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बट ये भारत में भी जो इंडियन रेनेसेंस की हमने बात की, सो दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल टू इरेडिकेट और टू डिस्ट्रॉय दोज इररिलेवेंट थिंग्स इन द सोसाइटी एंड टू मॉडर्नाइज द सोसाइटी टू गेट अ न्यू व्यू पॉइंट फॉर द सोसाइटी. ओके, सो इसी तरह से ये जो वर्ल्ड वाइड जो घटनाएं हुए हैं,
और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड पे, सो दैट वी नीड टू एक्सेस. सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉट एक्चुअली मच डिफिकल्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है इस वर्ड हिस्से से पूछा गया था. अभी इसमें लास्ट फेज जो है, इसमें देखो अभी फिर से जो है questions are related to geography, and last 3 questions. Do we have cultural pockets? Question number 18. Question 18. Do we have cultural pockets of small India all over nation? Elaborate with examples. ठीक है. महिलाओं के समक्ष समय और स्थान. What are the continued challenges for women in India against time and space? Okay, now this is again important question with respect to women's issue. ये question एक important है. और एक last question जो पूछा गया है इसमें, question number 20. Are we losing our local identity for the global identity? Discuss. क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? Okay, now this question, effects of globalization on Indian society. Okay, effects of globalization on Indian society. ये जो topic है, इससे related ये question है, effects of globalization on Indian society. Okay, कि are we losing our social identity for the global identity? Discuss. Okay, so क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? What we can say related to this? क्या हम वैश्विक पहचान के लिए हमारी जो स्थानीय पहचान है उसको खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए. डिस्कशन वाला क्वेश्चन है. यस है, नो है, यस नो दोनों हैं, क्या है, क्या लिखना चाहिए? एनी इनपुट्स? अच्छा, रोशन ने कहा कि फॉरेन कल्चर, ड्रेस, लैंग्वेज, फेस्टिवल. ओके ओके ओके, अच्छा ओके. तो ड्रेस वगैरह किसी अगर कोई अगर हमने जीन्स वगैरह पहन लिया तो वो हमारी आइडेंटिटी को मिटा देता है क्या रोशन? हाँ, लाइक Sir, we can see this with respect to education, sir, wherein today we are forgetting our foreign Indian languages. People are not enrolling their children into vernacular all the languages. They want their children to study English more and more. And because of that, today we can see that the vernacular medium schools are closed. Many of them. Yes. So somehow you can like very. Yes. This can be Here we one can- important. Yes, sir. point. So here what we can do is we need to see that we are becoming globalized, but not on the cost of whatever is important for our country. That also we should maintain. So we should keep a balance between both the global aspects as well as the local aspect. ठीक है ना? हाँ. Okay, this is one important point with respect to this question. And what else? Sir, there is westernization of the culture as well. Like people are more into celebrating the Western festivals as well, but they are forgetting the traditional Indian festivals on some level. No, but Also- but people are now prepare. Even in Corona pandemic, people are well prepared to celebrate coming Diwali, and recently Dashera festival celebrated. Okay, even Dandiya Vandiya, that is also celebrated recently. So people नाही, इथे काय म्हटलेलं आहे ना की losing our local identity for the global identity.
कल्चर फेस्टिवल्स दॅट इज वन थिंग, बट काय असायला पाहिजे, व्हॉट शुड बी देअर. स्थानीय पहचान को खो Sir, देते it जा is रहे the हैं. process. Sir, हाँ 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 यस. कौन? globalization is a process. स्मिता बोलते हैं. हाँ बोल हाँ. It is the process of interaction and integration among people, companies and governments worldwide. Like it has been accelerated from 18th century due to advances in transportation and communication, technology, नहीं science and नहीं see what technology which has what been is the upgraded. question? See what is the question? Question is related to, see, stick to the question. Okay, question is related to are we losing our local identity for the global identity? Discuss. क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? और इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है. नॉट नेसेसरी. क्वेश्चन मार्क जब करते हैं तो वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चर्चा कीजिए. चर्चा है, इट्स अ डिस्कशन. अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो हाँ हाँ मैथिली, यस. Sir, I think maybe as a discussion, we could say that there are in some aspects we are accepting globalized identities, like using of English as a more common spoken language or a way of dressing. But when you come back to identifying yourself, like when you come to connecting identity with something, I think we are not losing our local identity, because if you see, like there's Indian food being like when you go out abroad, there's Indian food, Indian dress. Like people outside abroad also are recognizing that they come from like a particular culture, a particular identity of being from somewhere. Like I don't know if I'm making sense, but like I don't know how to articulate it properly, but the sense of being, connecting your identity to being Indian in a broader sense, to be connected to like Indian, like even like, okay, if you say local, say state, there's also state foods, right? So if you go somewhere out of Goa and you say sorry, out of your particular state, and you find something that another state eats very similar to yourself, you identify with it. So I don't think we're entirely losing our identity. So Maybe that's we're the thing. assimilating. That's the thing. What they have asked in examination, ki are we losing? This is a question. Okay, so it is not expecting that straightforwardly saying you are saying yes, straightforwardly you are saying no. It's not Yes, like that. so basically One more we're thing, sir. assimilating. Ha. Ha. Yes. One more thing, sir, wherein what I feel is there is a third group. Matlab, if you are talking about local and global, there is a third group which can be called as a mixture of both local and global group. So Global. we are generating a third different type of a group which is making a mixture of both the practices of global as well as local culture. And then today we can see that growth of that third group is very, very most commonly found everywhere, in cities, Exactly. in villages, and everywhere. Exactly. So rather than we can say that we are preserving both global And local practices as identity. well as local practices. We are preserving both. Yes. Okay, so anyway, this question is again, it is not like from a book. Okay, you are reading some book and you are answering to question. So see, whatever questions we have discussed, so few of the questions are like, in few of the questions, UPSC is expecting that you should not give answers which are written in some kind of books. So these answers to these questions are not bookish answers. Okay, keep in mind. Otherwise what happen, कभी कभी क्या हो जाता है कि काफी सारे लड़कों को, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे, इसमें से नहीं आया, वो बुक पढ़ी थी उसमें से नहीं आया. यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है दैट आर वेरी स्टैटिक, दैट आर वेरी ट्रेडिशनल. ओके,
Many of the questions are from the traditional areas. काफी सारे questions traditional areas से आए, लेकिन कुछ questions जो उन्होंने पूछे वो एक kind of discussion, a kind of open mindedness, एक आपका जो एक ओवरऑल एक अप्रोच, एक ओवरऑल जो आपका एक ओरिएंटेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना, उससे रिलेटेड है. ओके, सो सी दिस क्वेश्चन, आर वी लूजिंग 15 मार्क्स? देन भारत के महिलाओं के समक्ष व्हाट आर द कंटिन्यू चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट द टाइम एंड द स्पेस? दिस इज अगेन, दिस इज समहाउ लाइक you can collect the things from the society, okay, from the different whatever the things happening in the society. Okay, so these are not bookish questions. And there was one question which we discussed, that is dharma nirpekshata and cultural practices. That is also a question. So almost in this paper of 2019, these 50 marks, sorry, 15 and 15, 40 marks. So almost 40 marks related to your overall understanding. Okay, overall understanding of so many things. So these are not related to, exactly not related to bookish, okay, or books. ठीक है, कि रटे रटाया कुछ तो भी लिख लिया, आ गया लिख लिया, इस तरह से नहीं है. So हमें मतलब my point of view and our purpose of discussion to discuss this paper, which consists of questions related to heritage and culture, modern history and the world history. Okay, there are other few questions also, but we are having a time limit, so we cannot continue. But this discussion, what is a ultimate aim of this discussion? कि syllabus is there, stick to the syllabus. Syllabus दिया है, उसको हमें अच्छे से follow करना है. सिलेबस के जो अल्टीमेट अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, उस डायमेंशंस को भी हमें समझना है कि भाई अगर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अगर उन्होंने कहा है, तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्या क्या बातें आती है. अगर उन्होंने कहा है कि 17th मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी से ये है, तो हमें क्या करना है. अगर उन्होंने 18th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री मेंशन किया है, तो हमें कौन से टॉपिक्स करना है. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिए. अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कहीं लिखा जाता है कि डिस्कस कीजिए, कहीं लिखा जाता है कि इलैबोरेट कीजिए, कहीं लिखा जाता है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए. ओके, सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी, और काफी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. सो यूपीएससी में अगर मेंस में अगर हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो हमारा जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, उसमें हमें काफी अच्छी सुविधा होगी. सो एक्सपांड योर नॉलेज, ओके, एंड you need to read standard books, material. This is a process up to your success. Okay, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता, तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन एक ऑलटुगेदर एक प्रोसेस है. सो हम आज यही रुकते हैं. फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री सेक्शन जो था, उसका हमने एक ऑलमोस्ट डिस्कशन किया है, और बाकी काफी सारी बातें हैं, तो उसको भी अगर टाइम मिलता है, so I will discuss few other topics of this particular section with you. Okay, so thank you very much all of you, and I declare that today's continuous session right from the morning 10:30 a.m. and now we are finishing at 3:30 p.m. In between we took a break. So this is concluded today's session. In today's session, Dr. Hemant Tirpude was with us in the morning session, Provident Fund Commissioner of Solapur, and myself, Mangesh Naneshwar Bolkar, so Director of Sambodhikar Academy. So I am taking your leave, and we are meeting tomorrow for the given section. Okay, that tomorrow at 6 p.m. to 8 p.m. tomorrow on Monday, and on Tuesday 6 p.m. to 8 p.m. we are meeting for rest of the sections, and rest of the schedule is also given for 4th, 5th, 6th and 7th, and then 8th November 2020. Okay, so thank you very much all of you, and have a nice day to all of you.